हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक पंचांग तथा जन्म पत्रिका निर्माण पद्धति में तिथि है। भारतीय ज्योतिष के दो सिद्धांत हैं, गणित और फलित। गणित ज्योतिष में करण, तंत्र और सिद्धांत ये तीन भेद एवं फलित में जातक, ताजिक, मुहूर्त, प्रश्न एवं शकुन ये पांच भेद हैं। फलित ज्योतिष के ज्ञान के लिए तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेना अति आवश्यक होता है और इन्हीं से मिलकर पंचांग बनता है। तो पंचांग के लिए क्या श्लोक है? तिथिवासरे नक्षत्रे योगा करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम। अर्थात तिथि, वासर, नक्षत्र, योग, करण इत्यादि का ज्ञान कराने वाला पंचांग, जिससे हमें व्रत पर्व का निदर्श अर्थात ज्ञान होता है, इसी को हम पंचांग कहते हैं। तो अर्थात पंचांग के पांच मुख्य अंग होते हैं। पहला तिथि, दूसरा वार, तीसरा नक्षत्र, चौथा योग तथा पांचवा करण। ये पांच अंग मुख्य होते हैं, इसीलिए इसका नाम पंच अंग अर्थात पंचांग है। इसमें पहला अंग तिथि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो तिथि क्या है? अच्छा, ये पंचांग देखने में आपको पता ही है कि ये कैसा नजर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे अष्टकूट मिलान का ये पेज खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग तिथि पढ़ते हैं। तो तिथि या चंद्र दिन या लूनर डे, चंद्र दिन को ही तिथि भी कहते हैं। एक चांद्रमास में 30 तिथियां होती हैं। 15 तिथियां कृष्ण पक्ष और 15 शुक्ल पक्ष में होती हैं, जिनका नाम क्रमशः प्रतिपद अर्थात एक, द्वितीया दो, तृतीया तीन, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी अर्थात 13, चतुर्दशी 14 और पूर्णिमा 15, ये शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं। और कृष्ण पक्ष में भी यही नाम रहता है, केवल अंतिम तिथि का नाम अमावस्या रहता है, जिसका संकेत पंचांग में 30 से किया जाता है। एक तिथि की औसत अवधि 23 घंटे 37 मिनट 28 सेकंड होती है। अब हमने इसमें अमावस्या और पूर्णिमा दो शब्दों का उल्लेख किया है। ये क्या होते हैं, ये आप देख लें। इसके पहले जैसे कि पंचांग में हमने अष्टकूट मिलान वाला पेज खोला था, ये आपका ये पेज है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है पंचांग में तिथि, नक्षत्र, योग, इसके आगे करण और भी चीजें दी हुई होती हैं, पर्व वगैरह बताए हुए होते हैं। यहाँ पे पहले कॉलम में दिनमान दिया है। दिनमान की वैल्यू कितनी है? 33 घटी 23 पल, मतलब ये घटी पल में दिया गया है। तिथि वाले कॉलम में काफी डिटेल है। ये यहाँ पे लिखा है वो तिथियां हैं। महीना श्रावण का कृष्ण पक्ष है। तिथियां 1 से लेके 30 तक, क्योंकि कृष्ण पक्ष है तो इसलिए 1 से लेके 30 लिखेंगे। 14 के बाद 15 ना आके सीधे 30 लिखा है, इसका मतलब ये कृष्ण पक्ष है। और इसमें 30 का मतलब अमावस है, अंतिम तिथि अमावस है। वार भी सीक्वेंस में दिए हैं, सोमवार, मंगल, बुध। घटी पल में उनका मान दिया है। और फिर दिन दिया है, दिन, रात, अर्थात कितने पे ये तिथि लगी। जैसे यहाँ पे 2:20 पे प्रतिपदा पूर्ण हुई और द्वितीया लग गई। अर्थात कोई भी समय जो दिया है वो उस समय का, उस तिथि का खत्म होने का समय है। जैसे प्रतिपदा के सामने 2:20 लिखा है तो ये 2:20 पे कंप्लीट हो गई है और इसके बाद द्वितीया लग गई है। ये नक्षत्र का कॉलम है, यहाँ सारे नक्षत्र दिए हैं, उनका घटपल में मान दिया है। दिन में कब वो कंप्लीट हो रही है वो दिया। इसी तरह से यहाँ पे योग है, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शुभन, अतिगंध, सुकर्मा, धृति इत्यादि घटिपल मान है। और दिन में वो कितने बजे कंप्लीट हो रही है और दूसरा योग कब लग रहा है ये दिया हुआ। तो अमावस्या क्या होता है ये आप देख लें। अमावस्या जब सूर्य और चंद्र दोनों के राशि अंश कला विकला समान होते हैं
तब अमावस्या कहते हैं। जैसे कि सूर्य और चंद्र दोनों छठी राशि 18 डिग्री 31 मिनट और 37 सेकंड पे हो तो अमावस एकदम एग्जैक्ट अमावस। आप इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं। जब ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ गए, एक राशि अंश कला में हैं, तो उस समय अमावस हो। पूर्णिमा क्या होती है? जब सूर्य और चंद्र दोनों के राशि अंश कला विकला 180 डिग्री के अंतर पर होते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य अगर छठी राशि 18 डिग्री 31 मिनट 37 सेकंड पे है और चंद्र 12वीं राशि 18 डिग्री 31 सेकंड 37 मिनट पे है। अब आप दोनों में अंतर देखिए, 6 और 6 राशि और जोड़ दिया तो 12वीं राशि आ गई। और एक राशि का मान 30 डिग्री है तो 6 राशि का मान 6 3 18 180 डिग्री। तो अर्थात चंद्रमा करेक्ट सूर्य से 180 डिग्री के अंतर पे है, इसलिए ये पूर्णिमा है। आप इसको इस डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, इसमें पूर्णिमा आपको समझ में आएगी। सन है, अर्थ है, सन से एकदम अपोजिट। अपोजिट इसलिए कहेंगे क्योंकि बीच में पृथ्वी है। पृथ्वी का ही चक्कर चंद्रमा लगा रहा और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब जब चंद्रमा चक्कर लगाते हुए क्रांतिवृत्त पे, एस्ट्रोलॉजी में पृथ्वी को स्थिर माना गया है, उसके चारों तरफ सूर्य घूम रहा है और चंद्रमा घूम रहे हैं। अब यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है? सूर्य की इस समय जिस नक्षत्र के सामने है उसके ठीक अपोजिट चंद्रमा इधर है। क्योंकि एक चक्कर 360 डिग्री का होता है, तो जब चंद्रमा एक आधा चक्कर लगा के यहाँ आएगा तब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा, तो दोनों एक राशि अंश कला विकल्प में होंगे। फिर 180 डिग्री अगर ये आगे बढ़ जाता है और सूर्य अभी पीछे ही है तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का अंतर आ गया, तब पूर्णिमा हो गई। आप सिंपल शब्दों में कहें तो जब सूर्य चंद्रमा अर्थात चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो और राशि अंश कला विकला में सूर्य के समान हो तो अमावस, और जब पृथ्वी के पीछे हो अर्थात चंद्रमा सूर्य के बीच में पृथ्वी हो और दोनों के अंश कला विकला में 180 डिग्री का अंतर हो तो पूर्णिमा। अब तिथि पे वापस आते हैं। जब चंद्र सूर्य के रेखांश से 12 डिग्री अधिक बढ़ जाता है तब एक तिथि पूर्ण होती है। ध्यान दीजिए, जब चंद्रमा सूर्य के रेखांश से 12 डिग्री अधिक बढ़ जाता है तब एक तिथि पूर्ण होती है। सूर्य चंद्र की एक बार युति के जितने काल के पश्चात जब दूसरी बार युति होती है उस समयांतर काल को चांद्रमास या विधुमास कहते हैं। सूर्य चंद्र की युति अमावस को होती है, अतः चंद्रमास प्रथम अमावस से आरंभ होकर दूसरी अमावस को समाप्त होता है। पहली युति जहां पर होती है वहां पर वापस जब चंद्रमा पहुंचता है तब तक सूर्य 30 डिग्री आगे चला जाता है। अतः दूसरी युति के लिए चंद्रमा को 360 धन 30 बराबर 390 डिग्री की कोणीय दूरी तय करनी पड़ती है। अर्थात पहली युति अर्थात पहली अमावस से दूसरी युति अर्थात दूसरी अमावस के बीच में सूर्य 30 डिग्री चलता है और चंद्रमा 390 डिग्री चलता है, तब दूसरी युति होती है, उसे हम दूसरी अमावस कहते हैं। और दो अमावस क्रमशः दो अमावस के बीच के समय को ही चांद्रमास या विधुमास कहते हैं, एक चांद्रमास। और उसी के 30 बराबर हिस्से करिए तो 30 तिथियां बनती हैं, 15 कृष्ण पक्ष की और 15 शुक्ल पक्ष की। तो इसको भी हम युति वाला समझा देते हैं कि ये कैसे 390 आ रहा है। तो देखिए यहां पे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। सपोज पहली अमावस फर्स्ट अमावस सूर्य यहां पे है, चंद्रमा यहां पे है और पृथ्वी यहां है, तो राशि अंशकला विकला में सूर्य और चंद्रमा एक समान है, इसलिए ये अमावस है। उसके बाद चंद्रमा की गति बहुत ज्यादा होती सूर्य की अपेक्षा, तो वो चक्कर लगाते हुए वापस उसी जगह पे एकदम आया, तो क्या अमावस हो गई? नहीं होगी। चंद्रमा तो 360 घूम गया, लेकिन तब तक सूर्य उस दरमियान में 30 डिग्री आगे चला गया, तो अब तीनों एक सीध में नहीं है, तो चंद्रमा को फिर से सूर्य को पकड़ने के लिए 30 डिग्री आगे आना पड़ेगा। और जब वो 30 डिग्री और आगे आया
तो अर्थात उसको 360 धन 30 बराबर 390 डिग्री जब चला तो उसने फिर से सूर्य को पा लिया और फिर से अमावस हो गई। ये सेकंड अमावस है। तो इसके मतलब दो अमावस के बीच में सूर्य 30 डिग्री, चंद्रमा 390 डिग्री चलता है। और दो अमावस के बीच में जितने दिन होते हैं, जितना समय होता है, उसको 30 बराबर भागों में बांट दीजिए तो 30 तिथि बनेगी। अब हम लोग क्षय तिथि पढ़ेंगे। जब भी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच 3 तिथियां आ जाएं तो उसमें एक तिथि का क्षय हो जाता है तथा वह क्षय तिथि कहलाती है। क्योंकि यहाँ 2 दिनों की बात हो रही है, जब एक सूर्योदय से दूसरा सूर्योदय अर्थात पहले दिन से दूसरे दिन, तो 2 तिथि तो श्योर है, पर यहाँ तो 3 आ गई। तो भाई 2 तिथि का तो नाम नजर आएगा, एक तिथि का लोप हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। अब एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है? सूर्योदय, जो महीना है यहाँ पे कार्तिक मास चल रहा, सूर्योदय 6:35 प्रातः है और त्रयोदशी चल रही है, परंतु उसके ठीक बाद 7:42 पर दूसरी तिथि चतुर्दशी प्रारंभ हो जाए। तो सूर्योदय 6:35 का है और त्रयोदशी चल रही है, और परंतु उसके ठीक बाद 7:42 पर दूसरी तिथि चतुर्दशी प्रारंभ हो जाए। अब देख लीजिए यहाँ पे, ये द्वादशी के सामने, त्रयोदशी चतुर्दशी को समझने के लिए द्वादशी के सामने देखिए तो 10:05 पे द्वादशी कंप्लीट हो गई और त्रयोदशी लग गई। और वो त्रयोदशी अगले दिन का प्रातः काल उसने देखा, इसलिए अगले दिन का प्रातः काल जो होगा अगला दिन, उस दिन त्रयोदशी माना जाएगा। तो सुबह जब 6:35 पे सूर्योदय था तो त्रयोदशी थी, इसलिए त्रयोदशी मानी गई। लेकिन एक ही घंटे बाद 7:42 पर त्रयोदशी कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई, खत्म हो गई और चतुर्दशी लग गई। चतुर्दशी 7:42 से लगी और अगले दिन सूर्योदय से पहले 5:22 पे खत्म हो गई। अब क्योंकि उसने चतुर्दशी ने सूर्योदय न पहले वाला देखा न बाद वाला देखा, कोई सूर्योदय का मुंह ही नहीं देखा, इसलिए चतुर्दशी का लोप या क्षय हो गया। और 5:22 के बाद कौन सी लग गई? 5:23 पे पूर्णिमा लग गई। और 6:35 पे जब सूर्योदय हुआ तो पूर्णिमा थी, इसलिए वो पूर्णिमा माना जाएगा। तो कुल मिला के चतुर्दशी का क्या होगा? ह्रास हो गया, क्षय हो गई। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, जो दूसरे दिन प्रातः 5:22 तक अर्थात दूसरे सूर्योदय से पूर्व तक चले, इस प्रकार दूसरे सूर्योदय के समय तीसरी तिथि पूर्णिमा चल रही होगी। ऐसी स्थिति में दूसरी तिथि का क्षय हो जाता और वह तिथि क्षय तिथि कहलाती। अब अधिक तिथि क्या होती है? इसी प्रकार यदि क्रमशः दो सूर्योदय के समय एक ही तिथि चलती रहे तो वह तिथि अधिक तिथि कहलाती है। संलग्नित उदाहरण में नवमी 2 बार लिखी है, सूर्योदय 5:31 पे है। तो यहाँ पे देखें, अब ये तिथि में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 बार आ गया, तो आप समझ लें 2 बार रिपीट हुआ, इसका मतलब ये नवमी अधिक तिथि है। अब इसमें हुआ क्या, जब अष्टमी रात के 4:51 पे खत्म हुई, ये भोर का समय था, 4:51 अष्टमी खत्म हो गई और सूर्योदय 5:31 का है। तो आप समझ लीजिए कि अष्टमी जब खत्म हुई तो सूर्योदय नहीं हुआ था, और जब सूर्योदय हुआ तो नवमी लग चुकी थी, क्योंकि नवमी 4:52 पे लग गई और सूर्योदय नवमी के टाइम पे हुआ, इसलिए उस दिन नवमी मानी गई। अगला दिन जब था तो यही नवमी 5:41 पर चली, 5:41 तक चली, अब 5:31 तक सूर्योदय था, तो 5:41 अर्थात 10 मिनट आगे तक क्या थी? नवमी थी। तो उस दिन भी नवमी ही मानी जाएगी, भले ही वो 10 ही मिनट चली सूर्योदय के बाद, लेकिन मानी नवमी जाएगी। तो ये अधिक तिथि हो गई। जो पिछला टॉपिक क्षय तिथि बताया था, ध्यान दें, जब भी एक ब्लॉक में दो छोटे छोटे अंक लिखे हो तो जो दूसरा वाला छोटा अंक होता है उसी का क्षय होता है। यहाँ पे 13 14 छोटे छोटे लिखे हैं तो 14वीं का क्षय हुआ है। और जब यहाँ दो बड़े बड़े लिखे हैं 9 9, इसका मतलब यह है। तो ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, पंचांग को देख के ही बता देंगे किसका क्षय हुआ है और किस कौन सी अधिक तिथि। अब जैसा कि हमने पीछे बताया कि 12 अंश के अंतर आने पे ही एक तिथि होती है, उसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो तिथि फार्मूला क्या है? एक दिन में चंद्रमा 30 अंश तथा सूर्य 1 अंश चलता है तथा दोनों के बीच 12 डिग्री का अंश आने पर एक तिथि होती है। तो तिथि का फार्मूला क्या बना? तिथि बराबर चंद्र अंश माइनस सूर्य अंश बटे
12। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये संपात बिंदु से आगे जब दोनों राशि अंशकला विकला में एकदम समान है, उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो एक दिन में चंद्रमा 13 डिग्री बढ़ा और उस दिन सूर्य 1 डिग्री बढ़ा, तो 13-1 डिवाइडेड बाई 12, 12/12 1 आया, अर्थात प्रतिपदा पूर्ण हुई। इसी तरह से दूसरे दिन तक में चंद्रमा 13×2 = 26 चल गया और 2 दिन में सूर्य 2 डिग्री चल गया, तो 26-2 = 24, 12 से भाग दिया, 2 आया, अर्थात द्वितीय तिथि। इस तरह से हमने एक टेबल बना ली। यह शुक्ल पक्ष की टेबल है, यहाँ सारी तिथि लिखी है, ये चंद्र अंश, सूर्य अंश और तिथि मान। जैसे प्रतिपदा पहला दिन था, चंद्रमा 13 डिग्री चला, सूर्य 1 अंश चला, 13-1 12/12 1 आ गया। इसी तरह से द्वितीय और फिर तृतीय, तृतीय तक में चंद्रमा कितना चल गया, 13 26 13 39 डिग्री चल चुका। सूर्य तब तक 3 दिन में 3 डिग्री चला, तो 39-3 = 36 को 12 से भाग दिया, तो 3 आया, अर्थात ये तृतीय है। और इसी तरह से करते करते हम पहुंच गए 15वें दिन तक। तो 15वें दिन तक में चंद्रमा कितना चलेगा, 15 × 13 = 195। और 15 दिन में सूर्य कितना चलेगा, 1-1 डिग्री के हिसाब से 1 × 15 = 15 डिग्री, और दोनों का अंतर आएगा 195 - 15 = 180 को हमने 12 से भाग दिया, आया 15, अर्थात पूर्णिमा तिथि यहां तक। पर अभी ये कंटिन्यू रहेगा पूर्णिमा होने के तुरंत बाद, क्योंकि ये 180 का अंतर आ चुका है, 15 दिन निकल गए हैं, तो आपका शुक्ल पक्ष पूर्ण हो गया। अब हम कृष्ण पक्ष में आ गए। जब कृष्ण पक्ष में आ गए तो ये 16वां दिन है, अर्थात 13 × 16 = 208। वैसे यहाँ 195 में भी अगर 13 जोड़ेंगे तो 208 आ जाएगा। तब तक 16वां दिन है, तो सूर्य 16 अंश चल चुका है, 208 - 16 192, 12 से भाग दिया, 16 आया, तो ये 16वीं तिथि है। पर नियम के मुताबिक 16 न लिख के उसको हम क्या लिखते हैं, 16 - 1 = 16 में से पीछे जो 15 दिन निकल चुके हैं, 16 - 15 = 1, तो प्रतिपदा आ गई। क्योंकि हम 16 नहीं लिखते, कृष्ण पक्ष में 16 से इंगित नहीं करते हैं, सिर्फ हम अंतिम नंबर को उसी को लिखते हैं। तो 16 के दिन क्या पड़ेगा, इसको निकालने के लिए 16 में से 15 घटा दीजिए, प्रतिपदा आ गई। 17वें दिन 13 × 17 = 221, और 13 यहाँ पे 17 × 1 = 17, तो 221 में से 17 घटाएंगे 204, 12 से भाग दिया, 17वां दिन आया, तो 17 - 15 = 2, तो कृष्ण पक्ष की द्वितीया हुई। और ऐसे ही करते करते हम 30वें दिन पे पहुंचे। तो 30वें दिन अब क्या होगा, चंद्रमा 30 × 13 390 डिग्री, सूर्य 30 दिन में 30 डिग्री चला, इनका अंतर आया 360, 12 से भाग दिया तो 30 आया। अब 30 में से 15 घटा के 15 नहीं लिखेंगे, बल्कि 30 को 30 ही लिख देंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि 15 और 30 को उनकी जो डेट निकलती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, वही रखा जाता है। तो यहाँ पे 30 ही लिखेंगे, इसलिए कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी 14 के बाद सीधे 30 नजर आता है, और यही अमावस्या। तो मित्रों, ये तिथियों का वर्णन था। अब हम इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं, डायग्राम से स्टडी करते हैं। यहां तक हमने बता दिया था अधिक तिथि। अब यहाँ पे ये सूर्य है पीले रंग का, बीच में पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ ये लूनर ऑर्बिट में चंद्रमा चक्कर लगा रहा। ध्यान दीजिए, इस चंद्रमा पे कोई आदमी खड़ा है, वो अभी भी सूर्य की पृथ्वी की तरफ नजर आता, अभी भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। मतलब ये बताने की कोशिश की गई कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमारे तरफ रहता है हमेशा। ये पृथ्वी की तरह लगातार घूमता बदलता नहीं रहता है, ये घूमता तो जरूर है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी, अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, लेकिन ये घुमाव सिंक्रोनाइज्ड है। ये अपनी एक्सिस पे भी सिर्फ उतना ही घूमता है जितना ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में घूमता है। अर्थात जब ये पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर पूर्ण करता है, तब ये अपनी एक्सिस पे भी एक ही चक्कर पूर्ण करता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है देखने में कि चंद्रमा का हमेशा एक ही हिस्सा हमें नजर आता है,
और ये अपनी एक्सिस पे स्थिर है। ऐसा है नहीं, चंद्रमा अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, पर ये घुमाव सिर्फ एक चक्कर में एक ही है। जब ये एक परिक्रमा पूरी करता है पृथ्वी की, तो ये अपनी धुरी पे भी एक परिक्रमा पूरी करता है। इसलिए सिर्फ हमें एक ही हिस्सा इसका हमेशा नजर आता है, दूसरा हिस्सा कभी नहीं नजर आता है। और जो हिस्सा कभी नहीं नजर आता है, उसी हिस्से को हम अपने पितरों का निवास स्थान मानते हैं, क्योंकि वो हिस्सा हमें कभी नहीं नजर आता है। तो इस डायग्राम में हमने ये बताने की कोशिश की थी। अब अगले डायग्राम में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सन यहाँ पे है, नीले रंग की ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। लाइन खींच के हमने उसके नाम लिखे हैं चंद्रमा की स्थिति के अनुसार। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा, एकदम बीचों बीच, राशि अंश कला दिक्ला में समान होगा सूर्य के, तो अमावस हमने बताई थी। तो अमावस के दिन हमें तो चंद्रमा नहीं नजर आता, क्योंकि चंद्रमा पूरा ब्लैक। लेकिन उस दिन पितरों के निवास स्थान में पूरा दिन होता है, पितरों के निवास स्थान में पूरा दिन नजर आता है, जबकि हमें चंद्रमा नहीं नजर आता है। तो जब हमें ना नजर आए तो पितरों को पूर्ण सूर्य नजर आएगा। पृथ्वी से चंद्रमा हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है। लेकिन किस हिस्से पे? पितरों वाले हिस्से पे। तो हमारे लिए चंद्रमा पूरा अंधेरा है, और इसीलिए हम उसे न्यू मून या अमावस कहते हैं। 3.5 या 3.25 दिन बीतने के बाद, अर्थात 45 डिग्री चल गया है अपनी ऑर्बिट पे चंद्रमा, तो उसे हम वैक्सिंग क्रिसेंट कहते हैं। अब तक क्या होता है कि लगभग लगभग चौथाई चंद्रमा नजर आने लगता है। उसके बाद अब ये अपनी पृथ्वी की ऑर्बिट पे चंद्रमा आ गया है। इसे हम फर्स्ट क्वार्टर पूरा कहते हैं, क्योंकि अब तक 90 डिग्री चंद्रमा चल गया है, तो एक क्वार्टर पूरा हो गया। 360 डिग्री का चौथा हिस्सा एक क्वार्टर। ये 7 दिन में होता है, इसीलिए इसे सार्ध सप्तमी कहते हैं। तो सार्ध सप्तमी के दिन चंद्रमा आधा नजर आता है, पूरा आधा नजर आता है। उसके बाद चंद्रमा लगभग 90 डिग्री और 135 डिग्री चल चुका है, और हमें काफी बड़ा हिस्सा नजर आने लगा है, उसे हम वैक्सिंग दिग्बत कहते हैं। और अब तक अगले डायग्राम में चंद्रमा 180 डिग्री चल चुका है, और फुल मून अर्थात पूर्णिमा है, पूरा चंद्रमा हमें नजर आ रहा। तो यहां जो हिस्सा हमें अंधेरा लग रहा था, वही हिस्सा पूर्ण नजर आ रहा है। इस डायग्राम को देखने से तो ये लगेगा कि पृथ्वी ने जब छिपा लिया, चंद्रमा पीछे चला गया, पृथ्वी बड़ी है, तो फिर उस हिस्से पे तो अंधेरा होना चाहिए। फिर हमें पूरा चंद्रमा कैसे? जब अंधेरा होना चाहिए तो उस दिन पूरा नजर आ रहा, कैसे? तो वो ऐसे, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की ऑर्बिट पे नहीं घूम रहा है। ये जो जिस ऑर्बिट पे पृथ्वी, जिसे हम क्रांति वृत्त कहते हैं, उस क्रांति वृत्त से 5 डिग्री डिफरेंस पे घूम रहा है। 5 डिग्री मान बहुत है, क्योंकि 5 डिग्री के अंतर को जब 4 लाख किलोमीटर दूर आप ले जाएंगे, तो इतनी हाइट हो जाएगी कि पृथ्वी की छाया वहां तक नहीं पहुंचेगी, उस पर छाया नहीं पड़ेगी, और हम चंद्रमा को पूरा देख लेंगे। तो ये जो 5 डिग्री का डिफरेंस है, इसके कारण ये पृथ्वी के पीछे आने के बावजूद भी पूरा दिख रहा है। और इस दिन पितरों के निवास स्थान में पूरा अंधेरा होगा। जब हमारे यहाँ फुल मून है, तो पितरों के यहाँ पूरा अंधेरा होगा। फिर उसके बाद उसी सीक्वेंस में हमारे यहाँ और बढ़ जाएगा, आधे से लगभग ये 3/4 पहुंच जाएगा। इसे हम वाइनिंग डिस्टेंस कहते हैं। फिर फिर से पृथ्वी की ऑर्बिट को क्रॉस करेगा, उस टाइम में लास्ट क्वार्टर आ जाएगा। ये लास्ट क्वार्टर मतलब फिर से इधर से काउंट करेंगे तो ये सार्ध सप्तमी आ जाएगी। कौन सी? कृष्ण पक्ष की। अब कृष्ण पक्ष यहाँ पे ये अमावस थी, तो यहां से यहां तक पूर्णिमा आने तक क्या था? शुक्ल पक्ष। अब ये शुक्ल पक्ष से आगे हम चल रहे हैं, ये सार्ध सप्तमी किसकी है? कृष्ण पक्ष की।
अब धीमे धीमे क्या होगा, आधे से कम नजर आने लगेगा, इसीलिए वैनिंग मतलब घटता हुआ क्रीसेंट, चंद्राकार। और फिर से यहाँ पे न्यू मून आ जाएगा और फिर से हमारे पितरों के स्थान पे पूरा दिन होगा और हमारे लिए अमावस्या अर्थात चंद्रमा नजर नहीं आएगा। तो ये पूरा था। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ तो पृथ्वी लगातार घूम रही है, 30 दिन निपट जाएंगे इस पूरे दरमियान में, 30 तिथियां निकल जाएंगी। लेकिन पितरों के यहाँ सिर्फ एक पूरा दिन और एक पूरी रात अर्थात एक अहोरात्र हुआ। इसीलिए हम कहते हैं पितरों के निवास स्थान पे जब हमारा एक विधुमास या एक चांद्रमास पूर्ण होता है, तब पितरों के यहाँ एक अहोरात्रि पूर्ण होती है। तो पितरों का एक अहोरात्रि मतलब एक दिन और रात मिला के हमारे यहाँ की 30 तिथियां होती हैं। इसी को यहाँ पे इस डायग्राम में बताया गया है। जब हम पितृपक्ष मनाते हैं तो पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से पितृपक्ष का आरंभ होता है और ये आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस पे ये समाप्त होता है। और इस डायग्राम को हम पूरा बता चुके हैं, सार्ध सप्तमी है, इधर भी सार्ध सप्तमी है। तो इधर अमावस से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष है और यहाँ ये भाद्रपद पूर्णिमा, इस पूर्णिमा से और इस अमावस तक ये कृष्ण पक्ष है। बाकी का डिटेल हम ऊपर दे चुके हैं। ये भी हम बता चुके हैं कि चंद्रमा की ऊर्ध्व अर्थात ऊपरी पृष्ठ पर पितरों का निवास होता है। अब हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे कि पूरा तिथि हम पढ़ा चुके हैं। फाइंड द तिथि व्हेन द मून 130 डिग्री, सन एट 10 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द पक्ष। ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड द तिथि व्हेन मून 130, सन एट 10 डिग्री। तो जैसा कि फॉर्मूला तिथि बराबर चंद्रमा के अंश माइनस सूर्य के अंश, तो 130 माइनस 10 भागे 12, तो 120/12 10 आ गया, तो मतलब 10वीं तिथि है। क्योंकि 10 का मान 15 से ज्यादा तो है नहीं, इसलिए ये शुक्ल पक्ष की तिथि है। 1 से 15 तक शुक्ल पक्ष माना जाता है। यहाँ 10 है अतः ये शुक्ल पक्ष है। अब दूसरे क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द तिथि व्हेन मून एट 330 डिग्री एंड सन एट 26 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द पक्ष। तो तिथि बराबर 338 माइनस 26 भागे 12, तो 312/12 बराबर 26। तो 26 जो अंक आ रहा है ये 15 से अधिक है अर्थात ये कृष्ण पक्ष में चला गया। तिथि फाइंड करने के लिए 26 में से 15 घटाएं, 11 आएगा अर्थात एकादशी है। तो ये कृष्ण पक्ष की एकादशी हुई। तो मित्रों, आज के टॉपिक में हमने तिथि का गहन अध्ययन किया है, चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और ये सबसे जरूरी टॉपिक है वैदिक साहित्य जो मेरा है, जिसमें आप पंचांग का निर्माण करते हैं। और पंचांग का कोई भी घटना का अगर आप मैच या मिलान करेंगे तो ये बहुत ही जरूरी है। सब व्रत त्योहार इसी से मनाए जाते हैं। तो मित्रों, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।